नमस्कार, कंटेंट कलाकारी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। आप सब जानते हैं कि हम सबके भीतर एक कलाकार छुपा हुआ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर के कलाकार को अपने सृजन, अपने प्रैक्टिस के कारण बाहर निकाल लेते हैं। कुछ के अंदर वो कलाकार हमेशा के लिए दब के रह जाता है। जो कलाकार बाहर निखर के आता है वही एक्टिंग में माहिर हो जाता है। जो छूट जाते हैं वो काफी पीछे चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए। अगर ओवर एक्टिंग होगी तो हमारा रोल जो है वो हमेशा के लिए पिट जाएगा। जब एक्टिंग की बात हो रही है तो क्यों ना आज इस ऐसे एक्टर से बात की जाए जो काफी जुझारू रहे हैं और जिन्होंने पहाड़ों से लेकर के पुरस्कारों तक बहुत लंबा सफर तय किया है। बात करते हैं बिट्टू की मम्मी से, और मतलब सुनीता राजवाड़ जी से। कंटेंट कलाकारी में आपका स्वागत है। सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर जगह देने के लिए। थैंक यू मैम। मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने इस क्षेत्र को अभी छुआ नहीं था, तो एक्टिंग से शुरुआत आपसे की जाए और लोगों से मुखातिब किया जाए कि हम किस तरीके से पहाड़ों से आते हैं, किस तरह से स्ट्रगल करते हैं और एक मुकाम पहुंचने में हमारी कितना संघर्ष होता है। तो मैं अपना क्वेश्चन अगर आज आगे बढ़ाऊं तो आपसे पूछूंगी कि पहाड़ से आई हुई लड़की, एक युवा लड़की, आज अपना जीवन कैसे सेलिब्रेट करती है? देखिए, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको परिवार का बहुत सहयोग मिला और मेरे को हर कदम पर बहुत अच्छे लोग मिले। मैं नैनीताल गई थी जब, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं मेरे नाटक की शुरुआत हुई थी और वहीं मुझे ये राह मिली कि मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर मैं देखूं, एक छोटे से शहर से आना और बहुत सीमित साधनों के संग अभी तक जीवन जिया था, एनएसडी में आना, एनएसडी में आके बहुत सारी चीजें सीखना और फिर वहां से वो ताकत और वो एक हुनर लेना अपने पास कि मैं बॉम्बे जैसी जगह में आकर अपनी जो भी आज मैं जगह बना पाई हूँ वो जगह बनाना, तो मैं इसको एक सक्सेस की तरह ही सेलिब्रेट करती हूँ अपनी जर्नी को। आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं से लेके अभी तक। तो भले ही मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी I am satisfied and I kind of celebrate my success from the point where I have started. एक्चुअली बात यह है कि जितने हमारे लिए दुनिया एक, मुझे लगता है, छोटा सा एक सर्कल है। जितने लोग जानते हैं हमारे लिए वो काफी है, उसकी कोई सीमा तो कोई है नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सुनीता जी, मैंने पढ़ा है और मैंने कई जगहों पे सुना है कि आपने एनएसडी से पढ़ाई की है, एनएसडी से एक्टिंग सीखी है और वहां से आप जीवन को कैसे आगे ले गई, और उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। इसके साथ हमने आपको बहुत सारे रोल्स में देखा है, जैसे गैंगस्टर के रोल में देखा है। लास्ट मैंने आपको जो देखा है वो गुल्लक में देखा है, जिसमें आपका लाफ्टर वाला रोल रहा है और बहुत ही कनेक्टिंग रोल रहा है, एज इफ कि कोई नेक्स्ट डोर नेबर हो। तो इस तरीके के रोल्स को इम्प्लीमेंट करने में आप कितनी जल्दी इसको सहजता से ले लेती है? आपने सही कहा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नैनीताल से जो है एनएसडी के लिए तैयारी शुरू करी। लेट निर्मल पांडे और युगमंच, उन लोगों ने मुझे तैयार कराया एनएसडी के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में कल्चरल कोई एटमॉस्फेयर नहीं था हमारे समय में। तो जो कुछ भी सीखा बेसिक, मैंने जो 2-4 नाटक किए थे, नुक्कड़ नाटक किए थे, वो सब नैनीताल और युगमंच के सहयोग से ही मैं कर पाई थी और उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं जो है एनएसडी में भी एंट्रेंस पा थी। तो जो रंग है एक्टिंग का, वो पहला रंग तो मुझे नैनीताल में ही चढ़ा था और मेरी जो आप ये कह सकते हैं जो बीजारोपण है वो तो नैनीताल में हुआ था।
जी और एनएसडी में आके, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है जहां पर हम 3 साल तक सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना, स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइटिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, हर चीज में हमको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े निर्देशक आते हैं, बड़े जी बड़े आर्ट डायरेक्टर आते हैं, और हमें हर तरह की किताबें हमारी लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। तो जो वो रंग चढ़ा था एक्टिंग का मुझे नैनीताल में, उसको आप समझ लीजिए कि उसको इंद्रधनुषी रूप मिला है एनएसडी में पूरी जी तरीके से। मतलब सुबह शाम एक्टिंग के बारे में पढ़ाई करना, अपने अपने ऊपर काम करना, अपनी खामियों को पहचानना, उनके ऊपर तो 3 साल में एनएसडी हमें पूरी तैयार कर देता है कि हम जाकर बाहर अपनी कोई भी जो है हुनर के मुताबिक अपना मुकाम चुने और बना सके। जैसे क्या होता है कि जब हम छोटे शहर में होते हैं तो हमारे साधन भी बहुत सीमित होते हैं। मुझे याद है हमारे समय में हल्द्वानी न ऐसा म्यूजिक के स्कूल थे, न डांस के स्कूल थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। और बस ये था कि मुझे मेरे माता पिता का सहयोग था, तो इस वजह से जब मैं युग मंच और नैनीताल से जुड़ी और मैंने नाटक करना शुरू किया, नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, तो मुझे उनकी हर चीज में सहमति मिली थी। तो वो मैं कॉन्फिडेंस और वो मैं इस पे आपको आपने थोड़ा कुछ सा कहा? रोकना चाहूंगी जी। जी ये बताना चाह रही, आपने कुछ समय पहले बोला कि वहां पे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जिससे हम अपने को आगे प्रोग्रेस कर सके, बट ये राइट। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी बात है अगर एक तरीके से कहा जाए। पहाड़ में हर मौके पर गाना बजाना, एक्टिंग करना, अगर हम होली की बात करें तो स्वांग बनना, दैट्स अ टाइप ऑफ एक्टिंग। तो हम सब हाँ कुछ करते हैं। इतना करने के बावजूद हमारे लोगों को, या हम, हमारी संस्कृति में उस समय नहीं था इतना कि नाटक करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट हो या इस तरीके के हाँ मंच प्रोवाइड किए जाए, ज्यादा नहीं होते थे, बट ये सब नहीं, हमारी देखिए संस्कृति में घुला मिला है। आपने ये सही कहा कि इवन शादी ब्याहों में जो रतैली होती है उसमें भी रतैली, करेक्ट। होता है, यस, हाँ। लेकिन एक नहीं होती है, वो वहीं तक ही सीमित होता है। लोगों को ये नहीं जी पता होता है कि ये भी एक जीने का तरीका हो सकता है, या इसके और कितने सारे पहलू होते हैं। रामलीला होती जी, है, लेकिन कुमाऊं की वही रामलीला विश्व सांस्कृतिक, प्रसिद्ध है। हाँ, जो सारी ये सांस्कृतिक कृतियां हैं ये उतने तक ही सीमित होता है। वो जो स्वांग होली में होता है वो उसके बाद खत्म हो जाता है। कोई ये नहीं सोच सकता है कि आप उस तरह का स्वांग करके जीवन में रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। जी तो वो जो वो ही मैं बोल रही हूँ, जो कमी थी वो उस दृष्टिकोण की थी और उन इंस्टीट्यूट की या उन विद्यालयों की थी जहां पर हम ये समझ सकते कि उस चीज को और कितना आगे ले जाया जा सकता है। सुनीता जी, एनएसडी में मेथड एक्टिंग सिखाई जाती है, और एक कलाकार के रूप में आपको वहां परिपक्व किया जाता है। जैसे आपने बताया कि कला से रिलेटेड हर एंगल, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो मुखौटा पहनना हो, चाहे अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनने हो, तैयार करने हो, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो एनएसडी के इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई फिल्मी जगत में आने पे किस तरीके से चेंज हो जाती है? देखिए एनएसडी जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका जी एक्चुअली फिल्म से कोई मतलब नहीं होता है, जी हाँ। क्योंकि एक्टिंग तो यूनिवर्सल चीज है। आप चाहे वो थिएटर में करो या आप वो फिल्मों में करो या आप रामलीला में करो, बेसिक एक जो लाइन है थिएटर एक्टिंग की, हम्म एक्शन रिएक्शन, वो तो हम्म वो ही रहेगा। और जब हम एनएसडी में ये सारे पहलुओं को अच्छी तरह पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हम्म, बॉम्बे आने पर इसका यही फायदा होता है कि एक कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर। जी हमको मालूम है कि आप हमें कोई भी लाइन दे दीजिए, आप हमें कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए, आप हम्म हमें उस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं भी बताएंगे तो भी हम वो कैरेक्टर बना देंगे। आप हम्म हमें सिर्फ एक बेसिक लाइन दे देंगे, ये एक सीधी सादी माँ है, हमारे लिए इतना काफी है। आप हमें फिर
कोई भी लाइन दे दीजिए, हम आपके कैरेक्टर को उस अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लेंगे। ढाल तो लेंगे। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। उसके अलावा बेसिक जो एक्टिंग के रूल्स हैं वो सेम रहते हैं कि आपको सामने वाले की बात सुनना है, आपको आंखों में देख के बात करनी है, आपको स्टेटस प्ले करना है, आपको अपना जो कैरेक्टर है वो कैसे बनाना है। तो वो तो हम जब फिल्में करें या हम थिएटर करें एक ही रहता है। तो जो लोग थिएटर करके आते हैं वो लोग ये चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जी। तो शुरू में जो फिल्में हैं, जो फिल्में आर्टिस्टिक थी, जैसे जाने भी दो यारो, बाजार, पार, जो फिल्में ऐसी थी, उन फिल्मों में एनएसडी के कलाकारों को बहुत जगह मिली है, उनके काम को सराहना मिली है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि शोले जैसी फिल्म में एनएसडी वाला कोई हो, या शालीमार में हो, या फिर और भी कोई कमर्शियल फिल्म हो, शान है, या जो भी कोई भी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत कमर्शियल हैं, उन फिल्मों में पहले एनएसडी के जो एक्टर्स हैं, जो पास आउट्स हैं, उन लोगों को इसीलिए जगह नहीं दी जाती थी क्योंकि एनएसडी वाले बहुत रियलिस्टिक होते हैं। आज के टाइम में क्या हो गया है कि सिनेरियो बदल गया है, अभी फिल्में बहुत रियलिस्टिक बन रही हैं, जैसे मसान है, उरी है। तो ये जब रियलिस्टिक फिल्में बनती हैं तो आज एनएसडी, अभी कुछ 8-10 सालों से एनएसडी के कलाकारों के लिए मांग होती है। लोग एनएसडी ही नहीं, अगर आप थिएटर करे हुए हैं तो लोग आपको ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो आपके काम को आप चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कास्टिंग वाले बोलते हैं कि हमें थिएटर के आर्टिस्ट चाहिए। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि उनकी पकड़ मजबूत होती होगी, पकड़ मजबूत होती है। उन लोगों को आप हल्का सी कोई एक चीज बताते हैं तो वो बाकी अपने आप कर लेते हैं। अभी भी आप देखो तो कमर्शियल फिल्मों में मैंने बहुत बार देखा, मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे डायलॉग बोल दिए जाते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है कि ऐसा लगता है कि ये एक्टर ने या एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्या सवाल नहीं किया होगा, ये तो ऐसा नहीं होता है। जो थिएटर वाले लोग होते हैं, वो चाहे एनएसडी के हों या कॉलेज लेवल के थिएटर करे हों या अपनी सिटी में किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप के संग थिएटर करते हैं, वो लोग ऑलरेडी बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और बहुत विस्तार में सोचते हैं। आप अगर किसी थिएटर वाले को बोलोगे कि आपका पति ऑफिस जा रहा है, आप जो है उसको दरवाजे तक छोड़ने आओगे, जो कमर्शियल वाले होंगे वो एक्शन में सिर्फ छोड़ने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जो थिएटर वाला होगा वो या तो हाथ पल्लू से पोंछते हुए आएगा, या करछी हाथ में ले लेगा, या जाते जाते कोई कपड़े उठा लेगा, या हाथ या टिफिन ले आएगा, वो एक अपनी तरफ से चीजें ऐड कर देगा। जी। तो ये बहुत सहूलियत होती है डायरेक्टर को, और मतलब ये बहुत हेल्प करता है, कैरेक्टर ज्यादा निखर के आता है, सिचुएशंस ज्यादा बेटर होती हैं। बहुत बार आपको उनको स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ती है। जी, वो आपको वो एड ऑन ही करते हैं, मुझे लगता है फिल्म जी हाँ, वो एड ऑन ही करते हैं। हाँ, ये वाली चीज है। तो इस वजह से पहले जो है कम लोगों को लिया जाता था, जैसे राज बब्बर जो जल्दी कमर्शियल सिनेमा में आ गए थे जी, वो एनएसडी से ही हैं, लेकिन उनका लुक ऐसा था, कमर्शियल था, तो उनको जल्दी है फिल्म थी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करी हैं। पर मोस्टली थिएटर वाले जो है उनका एक तो लुक बहुत कमर्शियल नहीं होता है, क्योंकि एनएसडी में जो है, जैसा मैंने आपको बोला था, हर स्टेट से, हर तबके के, हर स्टेटस के लोग आते हैं। यहाँ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको 3 साल हॉस्टल में फ्री में आप रहते हो। हाँ, तो बहुत सारे, बहुत मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो है लोग भी आते हैं। तो एनएसडी की बहुत खास बात ये है लोगों का। जी, एनएसडी की खास बात ये है कि अर्न व्हाइल यू लर्न, आपने शुरू किया तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाता है। हाँ, वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ होता है। तो ये जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनके लिए ये बहुत एक बड़ी हेल्प होती है कि उनको कोई चीज सीखने के लिए पैसा नहीं देना है। जी। तो इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी जो है वो एनएसडी की तरफ जो है ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हाँ जी, आकर्षित और अब आप देखिए, अभी उल्टा है, अभी लोग हमेशा थिएटर वाले लोगों को प्रेफर करते हैं मीडिया में, वेब सीरीज में, सीरियल में। तो वो रीजन ये नहीं था कि यहाँ के एक्टर्स का कुछ प्रॉब्लम था, वो ये था कि उस समय का टोटल सिनेरियो ही बहुत कमर्शियलाइज्ड था।
इस वजह से पहले एनएसडी के लोगों को थोड़ा कम काम मिलता था। कम काम मिलता था जी। जी अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप पहाड़ से बिलोंग करती हैं। जी तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पहाड़ की मिट्टी में जितना संघर्ष है उतना ही इंटरटेनमेंट भी है, जैसे कला है, गायन है, वादन है, एफर्न है, मुझे लगता है। और जब जी अगर मैं जी हल्द्वानी की बात करूं, तो ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हल्द्वानी की लड़कियों को पढ़ाई के अलावा ढोलक बजाने आता है, एफर्न डालने आता हम्म। है, तो ऐसी लड़कियों को लोग बहुत जल्दी प्रेफर करते हैं हर जगह पे, तो जी ये एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि जब हमें बचपन से ये सब कुछ आने लगता है, तो ये सारी चीजें एक कलाकार को आगे बढ़ने में कितनी मदद देती है? देखिए, कलाकार बोलिए आप, या फिर सिटी वाइज बोलिए, तो हम्म। हर जगह के लोग, हर शहर के लोगों की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। जी और अभी जैसे ऐसा है कि बहुत सारे मैं देखती हूँ आर्टिस्ट जो दिल्ली से आते हैं, जो अपर मिडिल क्लास के हैं, वो 30-30 साल की लड़कियों को भी चाय बनानी भी नहीं आती है, खाना बनाना भी नहीं आता है। लेकिन जो छोटे शहर के लोग होते हैं, या छोटे शहर के जो निवासी होते हैं, उनके यहाँ हम लोग जब हाई स्कूल में होते हैं, हम तभी से ही सुबह आज हम चाय बनाएंगे, या फिर नाश्ता भी बनाना आता है, वो सब बनाना आता है। और हम लोगों का इन जनरल जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर होते हैं, या कोई भी कला में हो, म्यूजिक हो या डांस हो, हम लोगों का थोड़ा दृष्टिकोण अलग होता है, हम लोगों का नजरिया अलग होता है। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हम सिर्फ ऊपरी लेवल पे चीजों को नहीं देखते, हम लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि लड़की क्या कर रही है, हम ये भी देखते हैं अच्छा चाची ने कुछ किया है, मौसी कुछ कर रही है, यहाँ पर बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये चाहे फिर हम किसी भी शहर में रहें, जो जी आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का इन जनरल ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता ही होता है। ये सारी चीजें जब हम लोग फिल्म करें, सीरियल करें, किसी को असिस्ट करें या फिर खुद एक्टिंग करें, तो ये हम्म। सारी चीजें हमारे को बहुत हेल्प करती हैं। हम जो भी कुछ काम करते हैं, फिर वो ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर इसी तरह है, वो ओढ़ा हुआ नहीं लगता है या फिर आर्टिफिशियल नहीं लगता है। क्योंकि तो आप ये सारी इतने चीजों की तो बहुत हेल्प होती है। हाँ, क्योंकि आप बचपन से इतने सारे लोगों के बीच में होते हैं, इतने सारे करेक्टर्स को देखते आते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखते होता है रहते कि हैं आपको हम। लगता है कि आप उसी को इम्बाइब कर ले, उसी को इनेक्ट कर ले, अगर आपको कुछ एग्जैक्टली ऐसी हो जाता है, उसके सिचुएशन लिए कुछ मिलता है। सोचना नहीं पड़ता है। पर हम्म। ये जो है, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात होती है कि जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, तो वो हम्म। अपनी जिंदगी के हर पहलू में, वो चाहे किसी की डेथ में जाए या किसी की शादी में जाए, या अपने कॉलेज के फंक्शन में जा रहे हैं, या डेली स्कूल की क्लास कर रहे हैं, एक्टिविटीज, उनका हाँ। ऑब्जर्वेशन जनरल स्ट्रांग ही रहता है। हाँ, क्योंकि कई बार मैंने गोविंदा जी के इंटरव्यूज सुने हैं कि उन्होंने जब भी पार्टनर का कोई एक्टिंग है या कहीं और की एक्टिंग है, तो उन्होंने रियल लाइफ अपने करेक्टर्स को पोर्ट्रे हाँ, किया है, जो उन्होंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो इसके लिए जाता वो है, वो अपने सूक्ष्म, आप ही हो जाता है। हाँ, वो राइट, सूक्ष्म दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, सुनीता जी, आप क्योंकि पहाड़ से हैं, और एक पहाड़ी इंस्टिंक्ट जो होता है, वो मुझे लगता है एक पहाड़ी को अब दूसरी पहाड़ी की तरफ जल्दी आकर्षित करता है। तो ये मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पहाड़ से जुड़ी हुई आपकी यादें क्या क्या है? ओब्वियसली ये एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आप वहीं को बिलोंग नहीं करते नहीं, हैं, आपकी फैमिली वहीं से है, बट पहाड़ की कितनी याद आती है, या पहाड़ आप कितना ज्यादा प्रेफर करती है? देखिए, मैं हर साल तो घर जाती ही हूँ, जी। और जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं एक बार नैनीताल जरूर जाती हूँ। और मेरी एक दोस्त है दीपा पाठक, जिन लोगों का रिजॉर्ट है हिमालयन विलेज सोना पानी, अब वो लोग एक दूसरा बना रहे हैं, चांदी मिट्टी, तो हम्म। उनके पास मैं जाती ही हूँ। हम्म। बाकी मैं अपने सारे पहाड़ी दोस्तों से, जो है उनके परिवार वालों से, व्हाट्सएप पे और फोन पे बात करती रहती हूँ। हम्म। मैं मतलब मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो पहाड़ी हैं और बॉम्बे में हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिल के पहाड़ी खाना भी खाती हूँ, पहाड़ी रेसिपीज उनको, अपने दोस्तों को शेयर बताती कर। हूँ जो दूसरे जैसे स्टेट से हैं। जी। और मैं मतलब पहाड़ तो मतलब वो तो अलग हो ही नहीं सकता है ना।
पहाड़ सही के बात अलग है। होने का तो कोई आप मतलब ही नहीं होता है, हाँ, क्योंकि आपके सब अंदर कुछ से पहाड़ तो, कोई नहीं कर सकता है अलग। हाँ सब कुछ तो पहाड़ से ही है। सुनीता जी, मैंने इस बीच काफी पढ़ा, मैंने पाया कि आपने एक्टिंग के अलावा राइटिंग भी की है, डायरेक्शन में भी असिस्ट किया है। तो जी एज ए कलाकार मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको किस तरह की स्क्रिप्ट्स ज्यादा पसंद आती हैं, और क्या आपने कभी किसी रोल के लिए ना भी किया है क्या? मतलब कभी होता है कि जब ऑन डिमांड आप हो जाते हैं तो आपको ना जी कहना भी आना चाहिए, अपनी प्रेफरेंसेस लोगों के सामने रखनी चाहिए कि मैं इस तरह के रोल जी करना जी पसंद करूंगी, एक टाइपकास्ट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो फिल्मों में काम कर आपने फिल्मों में काम किया है और सीरियल्स में भी काम किया है। जी तो अब आपका एक चॉइस कहा जाए तो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म क्या होगा, क्या है आजकल? देखिए वैसे तो मैं सच बात बताऊं तो मेरे ख्याल से जो मजा और जो रोमांच थिएटर करने में है, लाइव ऑडियंस के सामने है, वो कहीं और नहीं है। इसीलिए आपने जी देखा होगा बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो नसीर साहब हो, चाहे वो अनुपम खेर जी हो, या फिर नीना गुप्ता हो, कोई भी हो, हर कोई जब एक मकाम पा लेता है तो उसके बाद फिर थिएटर करने लगता है वापस। दिस क्योंकि जस्ट बॉम्बे लाइक में आके आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है और थिएटर में पैसा नहीं होता है। थिएटर हम्म में टाइम बहुत लग जाता है। अगर आप थिएटर कर रहे हैं, मैं इस समय नहीं कर पा रही हूँ थिएटर, क्योंकि थिएटर में कम से कम आपको 15 से 20-25 दिन देने होते हैं, और वो 20-25 दिन में अगर आपका कोई और असाइनमेंट आ जाए तो आप वो नहीं कर सकते। मतलब एक, जी, आपके पास पैसा नहीं, आपको मिलता नहीं है, और दूसरा जो आ रहा है आपको वो भी छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ना इसके लिए पड़ेगा। बॉम्बे में रहते हुए अनलेस एंड अनटिल आप बहुत सेटल हो जाएं, आपके लिए प्ले करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि स्क्रिप्ट्स, मुझे रियलिस्टिक स्क्रिप्ट ही अच्छी लगती है। जैसे मसान फिल्म है, अर्थ फिल्म है, और जाने भी दो यारो है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेमी कमर्शियल करी थी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। जी, और वेब सीरीज में जैसे अभी ग्रहण ग्लिच, आई है, वो हाँ। अच्छी है। और जो हमारी गुल्लक सीरीज है वो है, एकदम जी, नेचुरल है जो, वो गुल्लक तो करने ऐसी में है ज्यादा, कि हाँ वो मुझे तो करना लग ज्यादा पसंद है। वो करना ज्यादा पसंद है, बशर्ते कमर्शियल के, कमर्शियल मुझे उतना पसंद नहीं आता है। और हाँ, मैंने बहुत बार ऐसा है कि मैंने रोल्स के लिए मना किया है। जब मैं शुरू शुरू में बॉम्बे आई थी शुरुआती तौर पे, और काम शुरू नहीं हुआ था, तो लगातार कुछ समय तक, जैसा कि सभी के साथ होता है, टाइप कास्ट हाँ। हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ मेड का रोल देते थे। हम्म तो मैंने ये रिश्ता के बाद बहुत सारे रोल मना किए। मैंने हम्म इनफैक्ट डायरेक्टर का ही जो दूसरा एक प्रोडक्शन था, अमृत मंथन, मैंने उनको भी मना किया, मैं नहीं करूंगी। तो ऐसे बहुत बार जब मेरे पास यही तरह के किरदार आए थे तो मैंने मना किया था। अभी रिसेंटली क्या होता है कि आजकल मेकअप वगैरह के जरिए भी लोग फिल्मों में, वेब सीरीज में कम उम्र की लड़कियों को या औरतों को हीरो की माँ बना देते हैं, और फिर जी, व्हाइटनर लगा के करते हैं, जबरदस्ती लाइंस बनाते हैं, वो सब करते हैं। तो मुझे रिसेंटली आया था एक कॉल के, एक बहुत अच्छा रोल है, माँ का रोल है, और जिन दो लड़कों की उन्होंने मुझे माँ बोला, उन्हें मैं दादा बोलती हूँ। दादा मतलब बड़ा भाई। बड़ा तो भाई, वो मेरे से करेक्ट। उम्र में बड़े हैं। तो हम्म। मैंने उनसे यही बोला कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप अगर इनके बचपन का रोल दिखाना चाहते हैं और मैं इनकी माँ हूं तो मैं कर लूंगी, लेकिन अगर वो बोले नहीं ये बड़े हैं और आप इनकी माँ है, मैंने कहा तो मैं ये रोल नहीं करूंगी। क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल आप व्हाइटनर लगा, जबरदस्ती बोलते हैं आवाज चेंज करो, वो सब करो, वो बहुत गंदा लगता है करने में। क्योंकि उस एज की औरतें हैं जो उनकी माँ का रोल कर सकती हैं। कर सकती हैं जी। आप हाँ, उनको आप एक कम उम्र की औरत को माँ बनाकर, फिर उसका मेकअप करके, फिर उनको आप प्लस बोलते हो उसका आवाज आप चेंज करो, ये करो। बड़ी औरत तो का रोजगार भी खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है ना। ये मैं जी। मानती हूँ कि हम कलाकार हैं और हम हर तरह के रोल कर सकते हैं, हर तरह हम्म की एज के रोल कर सकते हैं। वो एक एबिलिटी और वो एक बात अलग चीज है। थिएटर में वो बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि थिएटर में लिमिटेड आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन आपके पास जब उस एज के अच्छे आर्टिस्ट हैं तो जी, जबरदस्ती
बड़ा बना के वो स्क्रीन पे बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है वो। बहुत तो आर्टिफिशियल मैंने लगता उनको है। वो हाँ। मना किया था, मैंने वो रोल मना किया था। तो ऐसे हैं कुछ कुछ होते हैं, तो मैं वो मना कर देती हूँ। तो अब आपने क्योंकि बहुत सारी चीजों में अपने हाथ आजमा लिए हैं, एक्टिंग के अलावा राइटिंग भी है, डायरेक्शन भी है, अब मैंने जी देखा था कि आपने एड्स भी कर रखे हैं, तो जी जी जी। हाँ, तो एड राइटिंग या इस तरह का फिल्म राइटिंग, इसको लेकर के आगे कोई प्लान है? नहीं, मैंने एड राइटिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ नहीं नहीं, एड एड में एक्ट एक्ट किया किया है। है। हाँ जी। हाँ, और फिल्म मैंने पूरी की पूरी फिल्म नहीं लिखी है। मैंने जो मेरे डायरेक्टर थे चंदन अरोरा, उनको 5 साल डायरेक्ट किया, असिस्ट असिस्ट किया, किया था हाँ मैंने। तो जी उनके संग मैंने राइटिंग में भी असिस्ट किया है उनको। जी। ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म मैंने लिखी है, पूरा थॉट उनका था, सब कुछ उनका था। लेकिन वो होता है जब आप टीम में काम करते हैं, तो एक सीन आपने लिख लिया, 2 सीन आपने लिख लिए, इस तरीके वाली राइटिंग मैंने की है। राइटिंग जो है, मुझे शौक है लिखने का, मैं बहुत कुछ लिखती भी हूँ। लेकिन मैं फिक्शन ज्यादा नहीं नहीं पसंद पता। करती हूँ। मैं जो रियल लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एपिसोड्स ही मैंने अभी तक लिखे हैं, जो भी मैं लिखती हूँ। उसके अलावा उन्हीं को ही मैं सोचती हूँ। मैंने अपने जो किरदार है, अगर कुछ लिया है तो उन रियल आर्टिस्ट जो मेरे को मिले हैं लोग, उन्हीं व्यक्तियों से लिया है मैंने। बाकी ऐसे तो लिखने का, कोई फिल्म लिखने का मेरा विचार नहीं है। शॉर्ट फिल्म में है मेरे दिमाग में, लेकिन जी। मेजर ऐसे मतलब 70 अभी वाली बिग फिल्म लिखने का नहीं है। मेरे को कभी ऐसे विचार नहीं आया। हाँ, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा, पता नहीं, वो एक बड़ा। मेरे ख्याल से इंस्टिंक्ट होता है, या वो होता है आपके अंदर। तो जी जी। वो नहीं, छोटे मैं छोटे बहुत से ही जजमेंटल हूँ शुरुआत अपनी होती है। लिखने को लेकर। हाँ, मैं कहती हूँ छोटे से ही शुरुआत होती है, आई गेस। हाँ, शॉर्ट फिल्म से शुरू करेंगे तो कभी 70 की फिल्म भी लिख ही लिख लेंगे। भी सकते हैं, राइट जी राइट, जी। एब्सोल्युटली। सुनीता जी, आपकी फिल्म रही एक 40 की लास्ट लोकल, फिर केदारनाथ भी रही, इधर आपका बहुत जी, फेमस सीरियल रहा गुल्लक, जो अपना 2.0 दूसरा उसका वर्जन वो आया, राइट एपिसोड, राइट। हाँ, आया। तो आपने इससे अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं। इसके साथ मैंने देखा था कि ये तो सीरीज ही पूरी देखी थी उस समय, सीरियल ही देखा था, जिसमें आप मंत्रा भी बनी थी और बहुत ही ऑथेंटिक आपका उसमें रोल रहा। आपने फिर वो थैंक यू जो सो मच। हाँ, तो मैंने वो चक्री जो आपको बताया कि जो वो 40 वाली मूवी है, उसका चक्री हाँ का रोल रहा, ओटीटी आपने किए। तो इन सब जी। में आपका कौन सा रोल जो था वो आपके दिल के बहुत करीब था, अह जिससे आप बार बार अगर एक्च आए तो करना चाहेंगे, इस तरीके का रोल? इस तरीके का रोल एक्चुअली, अब अगर मुझे शायद 140 की लास्ट लोकल जैसा किरदार मिले, तो मैं उसे और ज्यादा इंजॉय करूंगी शायद। क्योंकि वो टाइम और लेकिन आज का टाइम काफी अलग रहा, जब वो मूवी रिलीज हुई बहुत थी, और अलग, आज हाँ, के। बहुत अलग हो गया है। जी। राइट, और अभी मेरा भी अनुभव बढ़ गया है। हाँ और उसके अलावा क्या है, मुझे गुल्लक का भी कैरेक्टर अपना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और बहुत लाइवली है, और बहुत इनोसेंट है, और बहुत चटपटा है। तो चटपटा ये है। कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मैंने एक टीवी ऐप का, यूट्यूब का 3 एपिसोड का द ग्लिच करके द ग्लिच। जी जी। किया था, द ग्लिच। तो हम्म। वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैं 75 साल की दादी बनी हूँ। हाँ और जी। हाँ, और मेरी नाती की आत्मा मेरे नाती। अंदर आ जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो अपूर्वा उसके जी। बाद फिर मैं जो है उसके जैसा बिहेव करती हूँ। हाँ तो वो। ये करने के लिए हम लोगों को कुछ रीडिंग का टाइम नहीं था, हमारे को कुछ रिहर्सल का टाइम नहीं था, और मैं और वो लड़की, हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है कि हम एक हम्म। दूसरे के मैनरिज्म पकड़ सके। तो जो कुछ भी हमने किया है वो ऑन सेट जितना टाइम था उसमें ही किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग था। इसमें हमने, जैसा मैंने बताया, ऐसे कुछ मेकअप का वो नहीं किया है, कुछ आवाज चेंज नहीं करी है हमने। लेकिन हाँ, तरह के ऐसे जो चैलेंजिंग रोल होते हैं ना, वो करने में बहुत मजा आता है। अदरवाइज तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान का रोल भी बहुत अच्छा है, और जी। स्त्री का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्त्री रहा का है, भी इंटरेस्टिंग रहा है जी। बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। फिर मैंने एक बहुत पहले एक शॉर्ट फिल्म करी थी, जिसे जी मूवी मैजिक मस्ती
जिस ने अपनी उनका एक उनकी झलक का कैरेक्टर किया था। तो वो सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब आई वुड लव टू डू देम अगेन एंड अगेन। अभी भी क्या आप नाटकों को टाइम दे पाती है? लाइक अभी तो कोविड के कारण सब कुछ थमा हुआ है, सब कुछ उसके बंद है। बावजूद जी। थिएटर तो मैंने जब मैं शुरू में आई थी तो मैं एक ही दिन में 3-3 4-4 थिएटर की रिहर्सल करती थी, लेकिन फिर जैसे ही मेरा मीडिया में काम बढ़ा तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था। लेकिन मैं एक ग्रुप है जश्न कलम जो कहानियों का मंचन करता है, उसमें हमको ज्यादा रिहर्सल में टाइम नहीं देना होता है। हम सबको अपनी अपनी कहानियां तैयार करनी पड़ती है। जैसे मैंने अमृता प्रीतम की कहानी पे प्रिपेयर करी, मैंने निर्मल वर्मा की धूप का एक टुकड़ा प्रिपेयर करी। तो वो हम कहानी पहले खुद प्रिपेयर कर लेते हैं पूरा और उसके बाद फिर हम एक दिन मिलते हैं और रिहर्सल कर लेते हैं। तो उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हाँ ये पिछले 2 साल से नहीं कर पाई क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। तो मैं ये ग्रुप के साथ जुड़कर कहानियों का मंचन करती हूँ। इसके अलावा जो प्रॉपर थिएटर होता है वो थिएटर करने का अभी टाइम नहीं है। शायद मैं भी जब थोड़ा सा सेटल हो जाऊं और थोड़ा सा मेरा सब पोजीशन थोड़ी सिक्योर हो जाएगी कि मैं अपने टर्म्स पे लोगों को बोल सकूंगी कि मैं मतलब इतने दिन नहीं आ पाऊंगी, इतने दिन शूट को नहीं दे पाऊंगी, तो मैं पक्का वापस थिएटर करना चाहूंगी। और परिवार में और परिवार के लोगों का संप्रति में आपका कितना सहयोग रहता है, एक्टिंग के क्षेत्र में, फैमिली में क्या मैंने है? आपको जैसा पहले भी बोला था कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको परिवार का, चाहे मेरे ससुराल वाले हों चाहे मेरे मम्मी पापा मायके वाले हों, मुझे बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। मुझे कभी किसी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। वो इतना स्ट्रांग रहा है, इमोशनल सपोर्ट उनका इतना है कि मैं अच्छे से काम कर पाई। जी जी जी। और आपसे ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन किस तरीके से बीता, उसकी खट्टी मीठी कुछ यादें आपको ओब्वियसली हमेशा ही सबको याद रहती हैं। हमें भी बताइए, हमारे से भी साझा कीजिए कि हमारा जब ये कार्यक्रम पहाड़ के लोग भी देखें तो उन्हें ये एक प्रेरणा मिले कि हम एक छोटे से शहर से आने के बाद कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। देखिए मेरा बचपन जो है अधिकतर तो हल्द्वानी में गुजरा है और जिस समय हम छोटे थे हमारा जहाँ पर घर है वो उस समय चारों तरफ सिर्फ खेत थे, हमारा घर था और इक्का दुक्का झोपड़े थे वहां पर। अच्छा। मुझे याद है मेरी जो दोस्त थी, मेरी पड़ोस की लड़की जानकी, उनके घर में लाइट भी नहीं थी। वो लोग वो डिब्बी जो आती थी डिबरी, हाँ, उसमें वो लोग मिट्टी उस का तेल रोशनी में डालते हैं। रहते थे। हाँ, वो लोग उस रोशनी में रहते थे। वो जिस सरकारी स्कूल में जाती थी वहां पर वो लोग तख्ती इस्तेमाल करते थे। हम लोग तो निर्मला कॉन्वेंट जो वहां पर है हल्द्वानी का स्कूल, हम लोग वहां पढ़ते थे, लेकिन हमारे चारों तरफ वही लोग थे तो उन्हीं से दोस्ती थी। और जानकी मेरी हम उम्र थी तो उसके संग मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनका हमारा किचन और उनका घर एकदम जुड़ा हुआ था। तो मैं उनके घर जाती थी और उनके घर में मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। उनका वो जो तख्ती होती थी उसको वो लोग, जो सेल होता है सेल का काला निकाल के उसको पहले काला करते थे, फिर एक कांच की शीशी से उसको वो लोग उस पे घिसते थे तो वो शाइन करता था। अच्छा। क्या होता था, अब पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, आपको मालूम होगा, एक व्हाइट कलर की खड़िया होती है, चौथा उसको वो खड़िया। लोग भिगा के रखते हैं और एक धागे से वो उस खड़िया पे डुबो के अपनी तख्ती पे वो लोग लकीरें खींचते थे अच्छा। कलम से। तो मेरा काफी उनके संग बचपन गुजरा है। और उसकी माँ जो थी वो जंगल जाके लकड़ी काट के लाती थी और लोगों के खेतों में काम करती थी, वैसे ही उनको पालती थी। तो उनको देख देख के हमको बड़ा शौक लगता था कि जंगल से लकड़ी काटना है। तो गर्मियों में जब मम्मी लोग सो जाते थे तो मैं जानकी के यहाँ जाके कहती थी चल जंगल चलते हैं। और हम लोग मतलब घर के गेट से ही कूरी, एक जो होती है कूरी की झाड़ियां होती हैं, तो उस अच्छा। समय चारों तरफ हमारे तो कूरी की झाड़ियां होती थी, तो हम लोग रास्ते से ही कूरी की लकड़ियां ढूंढना इकट्ठा करना शुरू कर देते और हमें बड़ा शौक लगता था क्योंकि उस समय में गैस नहीं थी वहां पर। और हमारे घर में भी चूल्हा था जिसको कि मिट्टी और गोबर से लीपा लीपा जाता। जाता था, तो लकड़ी में ही खाना बनाया जाता था, लकड़ी जलाकर या फिर वो कोयले की अंगीठी में।
तो हम लोग उनसे लकड़ी लेते थे, तो हमको ऐसा शौक लगता था कि हम जो है दोपहर में जाकर लकड़ियां बीनते थे और जंगल जंगल चले जाते थे। हमारे पड़ोस में धान का रोपा लगता था, तो हमको शौक लगता था। मैंने उन लोगों के संग जाके वो कीचड़ में सान के अपने आप को रोपा भी लगा रखा है। अच्छा। तो वो सारी चीजें हमने करी है। रामलीला के दिनों में भी दिन में मम्मी जबरदस्ती सुलाती थी, फिर हम लोग रात में 9-10 बजे खाना वाना खाकर कोट वोट पहन के जाड़ों में जाते थे पैदल पैदल। हमारा घर शीश महल से काफी पास है और शीश महल में बहुत अच्छी रामलीला होती है हल्द्वानी में। जी, वहां मुझे भी जाते याद है। थे दरियों में बैठ के, हाँ, रामलीला देखते थे, हाँ, वो मूंगफली सारी खा रहे चीजें होते करते थे। थे। तो इमली खाते थे, मूंगफली खाते थे। इनफैक्ट हम लोग तो डांस भी करते थे रामलीला में। वो जो दो सीन के बीच में गैप आ जाता था, तो अच्छा। हम लोग कभी कभी डांस भी करते थे उसमें। बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से मैं सेकंड थर्ड में या फोर्थ में पढ़ती होंगी। हम्म। तो बचपन हमारा बहुत अच्छा बीता है और पूरा का पूरा गांव में ऐसे ही रहा है। सब कुछ किया है, मतलब हमारे अपने खेत नहीं थे, वहां पर हमने रोपा भी लगाया है, लकड़ी भी काटी है, कुट्टी भी काटी है, वो जो लोग मशीन में अपनी भैंस के लिए काटते थे। हाँ, तो कुट्टी, हर चीज हाँ। का बड़ा शौक लगता था, तो उनके संग हर चीज करते थे। उनके घर में जैसे होता है वो लोग लीपते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। मैंने जानकी के संग उसके घर को लीपा भी है। और उसकी माँ जो है बहुत अच्छी झोली बनाती थी। अच्छा। तो जब भी मुझे ऐसा पता चल जाता था अपने किचन से कि उनके यहाँ झोली बनी है, तो मैं ठीक खाने के वक्त उनके यहाँ पहुंच जाती थी किसी ना किसी बहाने, और फिर उनके संग बैठ के उनकी रसोई में, और उसी समय गरम गरम वो देती थी पीतल की थाली गोली में, हम लोग भात। खाना खाते थे। हाँ। तो बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। और हम लोग की जो हमारी जो पीढ़ी है वो थोड़ा बहुत नाइव थी, बहुत सीधी थी। हम सीधी, लोग बहुत करेक्ट। चतुर चतुर और मैन्युपुलेटिव नहीं होते थे। नहीं, अभी भी पहाड़ के लोग मोस्टली मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं। हाँ, नहीं, मैं जनरेशन की बात कर रही हूँ ना, कि जनरेशन, मतलब जी मैं, जी। हाँ, हाँ, जनरेशन, क्योंकि हम एकदम से पहाड़ पहाड़ में तो हम नहीं रहे हैं, क्योंकि हालांकि पापा पिथौरागढ़ से हैं, लेकिन हम्म। मेरा जन्म बरेली में हुआ है, और उसके बाद 2 साल के बाद से हम हल्द्वानी आ गए, वहीं हल्द्वानी। सेटल हो गए। हम्म। तो हल्द्वानी तक ही हमारा पहाड़ है। लेकिन जो मेरे पास पड़ोस में थे सारे लोग, जिनके यहाँ से हम दूध लेने जाते थे, जिनके यहाँ भिगोता खाने जाते थे, और ये सारी चीजें हैं, ये गांव की पहाड़ की सब चीजें करी है। कभी कभी हम लोग गांव जाते थे, तो जैसे आप बोल रहे हो अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में नौलिम में पानी भरने जाते थे। जी, वो और तो बहुत हमारे तो हल्द्वानी एडवेंचरस में था। भी, हाँ, हल्द्वानी में भी जो हमारा घर है वो एकदम जंगल के पास है। अभी भी वहां पर बहुत आसानी से ऑटो ऑटो नहीं जाता है, बहुत एकदम एकदम जंगल में है। तो हम्म। जब हम लोग छोटे थे, मैं निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय पाइपलाइन नहीं थी पानी की। भर के तो लाना मैं होता जो है, होगा। हाँ, तो मैं नहर में जाके पानी भर के लाती थी। पीने का पानी है और वो है, तो वो ही लोगों ने मुझे सिखाया कैसे पानी भरना है। पहले घुटने में बाल्टी रखनी है, फिर घुटने से सर में रखना है। तो वो सारा जीवन जिया है। किलमौले और अपना शहतूत और काफल जंगल से लाना, खाना, जामुन लाना। अच्छा, सुनीता जी, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हम लोगों को कोई पहाड़ी गाना सुनाते चाहिए, जिससे हमारी शाम भी और आकर्षक हो जाए, बहुत मीठी रह पहाड़ी जाए। गाना? अच्छा, हाँ जी, मैं जरूर। बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, फिर भी नहीं, मैं गा जरूर। देती हूँ। जी, प्लीज। ठीक है। हाय तेरी रुमाला, हम्म। हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली के भली छाजी रे, नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गले गुलो बंदा, हाथ की धागुली, गले गुलो बंदा, हाथ की धागुली, चमचम चमकी रे माथे की बिंदुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली के भली छाजी रे, नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला।
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जब आप बोल रहे हैं कि मैं गा नहीं सकती हूँ, तब ये हाल है। अब जब नहीं मान लें मतलब कि बहुत वंडरफुल है, और वो ट्यून ऐसे लग रहा है कानों में गूंज रही है पहाड़ों वाली। क्या है बात है। चलिए, जाते जाते थोड़ी सी कुमाऊनी में आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे एक कोई वो जा हमेशा मेरी मैं के जुड़ाव पहाड़ी भी रहे। उन्हें नहीं मैं के कहा नहीं नहीं, थोड़ी मतलब जितने तुमको है, तुम प्लीज जरूर को पहाड़ी लोगों में के बिल्कुल नहीं। मैं यही को अ, जो ले मैं अपन पहाड़ी दर्शकों दगेर यह कुने के जो ले तुम्हार हुनर छे, हम्म। भले तुम गान गाने, भले तुम नाच करे ने, या एक्टिंग या पेंटिंग, जो ले जो तुम्हें ले हुनर तुम छू, कहूँ, हाँ। उके कभी न छोड़ो। हाँ, हम्म। उके कभी न छोड़ो। किले के जिंदगी में, अब मैं हिंदी में बोलती हूँ, हाँ जिंदगी में जरूर, बहुत प्लीज। सारी चीजें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको करनी होती है एक दायित्व के नाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है। और उस चक्कर में ऐसा होता है कि हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई पेंटर नहीं बन सकता, हर कोई बहुत बड़ा गायक नहीं बन सकता। लेकिन अपने हुनर को कभी भी खोने मत देना। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन सभी चीजों को दूसरों के साथ मिलके बांटिए। कभी कोई फंक्शन होता है, आप वहां पे गाना गाइए, आप वहां पे कोई अपनी कहानी तैयार करके ले जाइए। चार दोस्तों की पार्टी हो रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। तो जो अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, जो एक कलाकार होता है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और उससे आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ताकत मिलेगी और शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी। और जब एक इंसान अपने आप में खुश होता है ना, तो जी, फिर वो सबको खुशियां ही देता है और उसे वापस खुशियां ही मिलती तो हैं। सब कुछ फिर अच्छा ही होता है। हाँ, जी। अपनी चीज को मार के हम लोग, अब तो शादी हो गई है या हमको तो बैंक में नौकरी करनी है, हम क्या एक्टिंग करें, हम क्या गाना गाएं, और हम लोग छोड़ देते हैं और अपने अंदर को मार देते हैं। उसको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पर्दे पे एक्टिंग करना जरूरी नहीं है, सिर्फ सीरियल में एक्टिंग करना जरूरी नहीं है। आप कभी कोई गैदरिंग हो रही है, आप वहां पर, जैसे आपने बोला हम लोग होली में स्वांग करते हैं, शादियों में स्वांग करते हैं, आप कोई गैदरिंग हो रही है, आप एक अच्छी सी कहानी अपनी छोटी सी लाइए और सबको वो परफॉर्म करके दिखाइए। तो जी। आप रंग बदल देंगे, आप उस पार्टी के हीरो हो जाएंगे। जी। और आपकी जो अंदर की कला है वो कभी नहीं मरेगी। आपके अंदर की जो घुटन है वो घुटन खत्म हो जाएगी। खत्म हो आप जाएगी। गाना गाइए, पेंटिंग कीजिए, आपका जो भी टाइम मिलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मुझे मालूम है कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं या हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम शायद भागकर दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकते। जी। और ये काम इतना ज्यादा इनसिक्योर है, हमको पता ही नहीं होता है कि आने वाले समय में हमारे पास कितना काम होगा, होगा या नहीं होगा। और बहुत ज्यादा कठिन ये जो है डगर है, ऐसा इजी नहीं है। तो इसके लिए अपना सारा घर बार छोड़ के उनसे लड़ झगड़ के आना, और मुश्किलों में, गरीबी की हालत में किसी जगह पे रहना कि नहीं एक्टिंग ही करनी है या नहीं गाना ही गाना है, पेंटर ही बनना है, वो थोड़ा हमको प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए और समझना चाहिए और अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हम अपनी जो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कभी ना छोड़े, जी। वो कभी ना ये छोड़े। बहुत ही लेकिन खूबसूरत बात है। अपने हुनर को कभी ना मारे, कभी नहीं मारना चाहिए अपना मन, कभी नहीं मारना चाहिए, फिर से कभी नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। कभी नहीं मारना बहुत चाहिए। बहुत ही खूब, बहुत ही अपने, मुझे लगता है दिल को छूने वाली बात कही है, जो मुझे लगता है हर आदमी, हर इंसान इस चीज से एग्री करेगा कि अपना मन कभी नहीं मारना चाहिए। कभी नहीं मारना चाहिए। जी। सुनीता जी, बात करने का मन तो बहुत ज्यादा है अभी, पर कुछ समय सीमाएं निश्चित हैं। मुझे लगता है कि बात बंद कर रहे हैं कि बस बात करते जाऊं, पर मुझे लगता है कि फिर हम कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। आज तो पता नहीं बिल्कुल समय कैसे कट गया, पर आगे भी मैं आपसे कनेक्शंस जारी रखूंगी, बिल्कुल जारी शिल्पा, रखूंगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और बस यही कहूंगी कि कंटेंट कलाकारी को बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप जीवन में खूब एक सितारे की तरह चमके, और हम सबका
पहाड़ का हमेशा ध्यान रखें और वहाँ के जो भी नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच शिप्रा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी पहाड़ की यादें ताजा हो गई हैं और मैं जी पहाड़ वालों से किसी तरह इनडायरेक्टली जुड़ तो पा रही हूँ उनसे, जी मेरी एक इनडायरेक्ट बात हो पा रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुनीता जी, यू आर मोस्ट थैंक यू। वेलकम। आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट कलाकारी के इस यूट्यूब चैनल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे अपने कमेंट्स दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। और आज के लिए बस इतना ही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबसे मैं ये आशा करती हूँ कि ये साथ हमेशा बनाए रखिए और हमसे यूं ही जुड़े रहिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।